अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। रामदाना की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल। दुधारू पशुओं के नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख। चौलाई, जिसे किसान रामदाना और लाल भाग भी कहते हैं। इस वक्त किसान इसकी खेती कर सकते हैं, बस जरूरत इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई और प्रबंधन करने की है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो। आप इसको रामदाना के लाई के रूप में आप खा चुके हैं। इसका जो है आप चाहें तो पाउडर बना के दूध में पिए या शरबत में बना के किसी तरह करके आप खा सकते हैं। इसमें पौष्टिकता बहुत है, कहने का मतलब इसमें प्रोटीन जो है 16% है और उसके बाद में भी इसमें जो है मतलब कि बैलेंस जो है एक प्रोटीन होता है। कहने का मतलब अमीनो एसिड का जितना भी है 16-18 जो है ये सभी एमिनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। यह एक मतलब इस तरह का फूड है जो कि दाल और भात दोनों का काम करता है, इसीलिए इसको सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। इसको जब भी आप फास्टिंग में रहते हैं, कहने का मतलब व्रत वगैरह करते हैं, उसमें खाया जाता है। इसकी महत्व ये है। रामदाना को चौलाई के नाम से भी जानते हैं, जिसका साग के रूप में भी उपयोग किया जाता है और इसी फसल का जब बीज उत्पादन लेते हैं उसे ही रामदाना कहते हैं। आज इस तरह की फसलें कम उगाई जा रही है, जबकि आज इस तरह के पौष्टिक फसलों को उगाने की जरूरत है, जिससे समाज से कुपोषण को दूर किया जा सके। रामदाना की खेती बहुत आसान तरीके से की जा सकती है। यह फसल लगभग 3 महीने में तैयार हो जाती है। अब आते हैं कि इसकी खेती कैसे करें। खेती के लिए है कि आप सबसे पहले तो आप खेत की जुताई कर लें, 2 से 3 बार जुताई करें। लास्ट जुताई के पहले जो है FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर जो आपके घर का कचरा का जितना सड़ा हुआ हो उसको डाल दें, या नहीं तो वर्मी कंपोस्ट है उसको डालें। उर्वरक में जो है इसमें 60 किलो नाइट्रोजन देते हैं, 40 किलो जो है फास्फोरस देते हैं और 20 किलो जो है पोटास देते हैं। उसके बाद में सल्फर इसमें भी चाहिए 20 किलो। अगर आप SSP प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजनस जो है उसका 2 ही आधा जो है केवल सोइंग के समय देते हैं, आधा जो रहता है उसको नाइट्रोजन को रखते हैं उसको 2 भाग में।
एक तो 20 दिन के अंतराल पर जब जो खरपतवार निकालते हैं उसको डालते हैं, और उसके बाद दूसरा जो आधा का आधा हुआ, 1/4 जो हुआ, वो 40 दिन पे जब हम खरपतवार निकालते हैं और अर्थिंग अप करते हैं, मतलब मिट्टी का भराव करते हैं, उस समय अर्थिंग अप या मिट्टी भराव के पहले खाद को, यूरिया वाले खाद को हम डाल देते हैं। शुरुआत में खाद उर्वरकों के प्रयोग के बाद खेत को बराबर कर लें और लाइन बना लें। बुआई लाइन में ही करें, क्योंकि लाइन में बुआई करने से फसल की देखरेख अच्छी होती है और उपज बढ़ती है। सीड रेट में भी ये चूंकि छोटा है तो इसमें जो है 2 किलो तो है 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें जो है आप बीज उपचार का ध्यान रखें। बीज उपचार करेंगे तो आप जो भी है, जो जमीन जनित जो है बीमारी वो रुक जाएगा। फिर उसके बाद में जो ऊपर से जो फंगल का है, फंगिसाइड से करेंगे तो फंगल बीमारी से बचाव होगी। अब जो है कि जब खेत तैयार हो गया तो अब जो है पंक्ति हम निकालते हैं, तो पंक्ति के लिए हमको 45 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए, पंक्ति से पंक्ति। और ये पौधा से पौधा मतलब बीज से बीज की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर देते हैं। बहुत लोग जो छिटवा लगाते हैं, छिटवा में जो है आप 3 से 4 किलो यूज करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जो है इंटर कल्चरी करने का मतलब घास पात निकालने में आपको दिक्कत होगी और भी फर्टिलाइजर वगैरह अप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर पंक्ति में लगाएंगे तो पंक्ति में आप चलकर उसको फर्टिलाइजर देंगे, उसके बाद में उसका घास पात भी निकालने में आपको आसानी होगी। अब एक बात और ध्यान देना है कि ये भी एक बहुत महीन दाना है, कहने का मतलब बहुत छोटा सा है। इसमें भी वही करते हैं कि महीन जो मिट्टी का बुरादा या गर्दा किया हुआ, पाउडर किया हुआ, उस मिट्टी को 3 भाग मिट्टी लेते हैं और 1 भाग बीज को लेते हैं और उसकी बुआई करते हैं। जब पंक्ति बन गया तो उसमें जो है पहले चूना का करें, अगर अम्लता हो तो चूना कर डालें, उसके अंदर लकड़ी से थोड़ा सा हल्का सा मिला दें ताकि वो फर्टिलाइजर या बीज के कांटेक्ट में नहीं आए। अब इसकी बुआई करने के बाद में अब जो है जब देखें कि अगर आपके खेत में नमी हो तब तो ठीक है, नहीं नमी है तो हल्का सा एक इरिगेशन दे दें, सिंचाई कर दें जिससे कि जर्मिनेशन हो। और उसके बाद जब जर्मिनेशन हो जाए, पौधा का बढ़वार होता है, तो 20 से 25 दिन का अंतराल पर जो है आप खरपतवार को निकाल दें। उसके बाद में जब 40 दिन का हो जाए तो उसमें जो है ना मिट्टी को भी अर्थिंग अप, कहने का मतलब मिट्टी को चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद में, चढ़ाने के पहले थोड़ा सा हल्का सा खाद भी दे देते हैं। रामदाना की खड़ी फसल में रोग कीटों की समस्या बहुत ही कम ही आती है, इसलिए सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन पर ही आपको अधिक ध्यान रखना है। इसके बाद कटाई मड़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। उसके बाद में जो है जब बढ़वार होती है, इसमें यूजुअली जो है अगर किसी तरह का बीमारी होता नहीं है और यूजुअली कीड़ा का नहीं है, लेकिन अगर कभी नवार होती है, इसमें यूजुअली जो है अगर किसी तरह का बीमारी होता नहीं है और यूजुअली कीड़ा का नहीं है, आप इसमें ध्यान दें कि जब ये पकने लगेगा, इसका पत्ता जो है पीला पड़ने लगे और जब पक जाए और जो फूल वगैरह है वो लगे कि हल्का सा फेड हो गया, कहने का मतलब कि हल्का हो गया, वो सूखने लगा, मैच्योर करने लगा, उसको हार्वेस्ट कर ले। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पशुपालक भाइयों, बछड़े और बछड़ियों की देखभाल शुरुआती दौर में अच्छी तरह से होना काफी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि आज की बछड़ी या बछड़ा कल की होने वाली गाय, भैंस या बैल हैं। इसलिए जन्म से ही इनकी सही देखभाल करना चाहिए, जिससे पशुपालक भाइयों का खर्च उनके पोषण पर कम आता है और सही समय पर दूध और आमदनी देने लायक हो जाते हैं। तो आप कैसे करें इनकी देखरेख, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिवांगी शर्मा। आज मैं आप सभी को नवजात बछड़ों की देखभाल के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं, एक डेयरी फार्म की सक्सेस तभी है जब हमारे जो बछड़े हैं उनका हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएं और वो बड़े होकर दुधारू गाय में अच्छी तरह से बड़े हो सके, गाय बन सके जल्दी। पशुपालक भाइयों जन्म के ठीक बाद बछड़े या बछड़ियों के नाक और मुंह से कफ, श्लेष्मा इत्यादि को साफ करें। आमतौर पर गाय, भैंस, बछड़ा या बछड़ी को जन्म देते ही उसे जीभ से चाटने लगती हैं। इससे नवजात के शरीर को सूखने में आसानी होती है और श्वसन तथा रक्त संचार सुचारू होता है। यदि गाय और भैंस नवजात को न चाटे तो ठंडी जलवायु की स्थिति में बछड़े के शरीर को सूखे कपड़े या टाट से पोंछ कर सुखाएं। हाथ से छाती को दबाकर कृत्रिम श्वसन प्रदान करें। एक बहुत जरूरी पॉइंट ये भी है कि हमको जैसे ही बछड़ा पैदा होता है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसकी नाभि नेवल, जो हमने नेवल कॉर्ड काटी है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से साफ सुथरे, एक तो साफ, एकदम साफ आपका ब्लेड, साफ बीपी ब्लेड यूज कीजिए। तो सबसे पहले हम नेवल कॉर्ड का सही तरीके से उसको काटेंगे और उसमें रोज कम से कम 5 से 7 दिन उसमें बीटाडीन लोशन हो गया या कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे, नहीं तो कम से कम पोटेशियम परमैंगनेट से तो वॉश कर ही देंगे। अब बछड़ों के मैनेजमेंट में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कि जैसे ही काविंग होती है, जैसे ही गाय बछड़े को जन्म देती है, उसके 6 घंटे के अंदर ही, या कोशिश कीजिए 2 घंटे के अंदर ही हमको पहला जो मिल्क होता है, जिसको हम तेली कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, शुरू के 6 घंटे के अंदर ही हमको उसको कोलेस्ट्रम पिला देना है, तभी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही से डेवलप हो पाएगी। तो कोलेस्ट्रम हम देंगे उनके शारीरिक वजन, जो उनके शरीर का वजन है, जो बॉडी वेट है, उसका 10%। उसके बाद उनको मैनेजमेंट सराउंडिंग का, मतलब जहां हम उनको रखते हैं उस जगह का मैनेजमेंट जरूरी है, जिसको कहते हैं काफ शेड, बछड़ों का शेड। अब उसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि उसमें साफ सफाई एकदम सही तरीके से रहे। सराउंडिंग में अगर कीचड़, गोबर वगैरह हुआ तो बछड़े जब बैठेंगे तो नाभि में ही पूरा इन्फेक्शन आएगा। इसी वजह से हमको उनके जो जगह है जहाँ वो रहते हैं उसको भी साफ सफाई रखनी है। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त बछड़े या बछड़ी को 3 से 4 सप्ताह तक मां के दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद बछड़े या बछड़ी वनस्पति से प्राप्त पत्ती और घास को पचाने में सक्षम होता है। आगे भी बछड़े या बछड़ी को दूध पिलाना पोषण की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन यह अनाज खिलाने की तुलना में महंगा होता है। अगला हम बछड़ों की देखभाल में जो उनके फीडिंग का जो है, जब बछड़े थोड़े बड़े होते हैं, 3 महीने से बाद आते हैं, उनको हमको धीरे धीरे अच्छा गुड क्वालिटी फीड, अच्छा दाना देना शुरू करना है। एकदम से हम उनके खान पान में परिवर्तन नहीं लाएंगे। जैसे हम पहले उनको दूध पिलाते थे, तो धीरे धीरे पहले दूध कम करेंगे और एक एक मुट्ठी दाना मिलाते जाएंगे। जो अचानक परिवर्तन होगा उससे बछड़ों को दस्त लग सकते हैं। तो एकदम इमीडिएट चेंज नहीं, अचानक परिवर्तन नहीं कि आज तक आप दूध पिलाते, कल से आप दाना खिला रहे हैं, नहीं। आज आप दूध पिलाइए, फिर दूध थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, दाना बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले एक एक मुट्ठी दाना डालेंगे हर बछड़े को। फिर जब आपको लगेगा वो खा रहा है, कुछ दिन में उसको 2-2 मुट्ठी कर देंगे और दाने में भी अच्छी क्वालिटी का दाना है। फिर जब बछड़े धीरे धीरे बड़े होंगे, दाना खाने लगेंगे, उनका जो ल्यूमन है, जो पेट है, ल्यूमन डेवलप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम दाना बढ़ाएंगे और साथ में भूसा और चारा धीरे धीरे ऐड करेंगे। ध्यान रखें, हर वक्त साफ और ताजा पानी उपलब्ध रहे। बछड़े या बछड़ी को जरूरत से ज्यादा पानी एक ही बार में पीने से रोकने के लिए पानी को अलग अलग बर्तनों में और अलग अलग स्थानों में रखें।
पानी को विशुद्ध और रोगाणु तत्वों को हटाने के लिए आप पानी में एक्वा क्योर मिला सकते हैं। तो टीकाकरण के पहले हम एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हमें उन्हें पटार की दवाइयां देनी है, जिसको हम डीवर्मिंग कहते हैं। पटार की दवाई बाजार में भी बहुत ही इकोनॉमिक रेट पे मिलती है। पेट में होने वाली जो पटार है उसको पेट से निकालना या पटार का इलाज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बछड़े के पेट में पटार रहती है तो जो भी हम उसे दाना देते हैं वो लगता नहीं है शरीर में, तो वजन नहीं बढ़ेगा उसका। दूसरी बात, हम टीका अगर कर देते हैं तो अगर अब पटार है और हम टीका कर देते हैं तो वो टीकाकरण फेल हो जाता है, जिसको हम वैक्सीनेशन फेलियर कहते हैं। इसलिए हम पहले पटार की दवाई खिलाएंगे जो कि वजन के हिसाब से होती है, बॉडी वेट के हिसाब से। साथ ही साथ हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर बछड़े 6 महीने के हो रहे हैं तो हमको टीकाकरण पे बिल्कुल जोर देना है। भारत में होने वाली बहुत जो गंभीर बीमारियां हैं वो हम सिर्फ टीकाकरण से रोक सकते हैं, जैसे FMD, HS, BQ आपके जो मुख्य हैं, ये प्रमुख हैं, ये बछड़ों में हम टीकाकरण, इनका जो टीकाकरण है ये 6 महीने की उम्र से ही स्टार्ट होता है। टीकाकरण के लिए आप सबसे पहले ध्यान रखें कि 6 महीने की उम्र में आप अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं। टीकाकरण जो होता है जानवरों का वो सीजनल बेसिस पे भी होता है। 6 महीने में आपको FMD, HS, BQ का टीका लग जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद उसका बूस्टर लगता है, फिर वो साल में हर साल रिपीट होता है। तो ये जानकारी भी आपको अपने पशु चिकित्सक से मिल जाएगी। तो अब आप इस तरह से हम अपने बछड़ों का मैनेजमेंट, उनका देखभाल कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। औषधीय बेल कलिहारी की खेती करके अच्छी कमाई की जा सकती है। ये जोड़ों के दर्द समेत कई बीमारियों के उपचार में मददगार है। इसके अलावा कलिहारी का उपयोग कई तरह के टॉनिक और पीने वाली दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। यही कारण है कि किसान इसकी खेती करते हैं। जिन किसानों ने इसकी फसल लगा रखी है वो अच्छे उत्पादन के लिए फसल की देखरेख कैसे करें, जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लाल गुटवा रांची के वरिष्ठ तकनीकी पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद से। और आज मैं आपको किसान भाइयों को कालीहारी के बारे में, जिसे विशाल उंगली भी कहा जाता है, क्योंकि उसके फूल हमारे उंगली के जैसे होते हैं, इसलिए इसको विशाल उंगली भी कहा जाता है। पौधा है, चूंकि इसके राइजोम का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए उत्पादन के समय इसके पूरे पौधे को हम लोग को निकालना पड़ता है ताकि इसका हम लोग राइजोम निकाल सके और उसे सुखाकर बाजार में हम लोग बिक्री कर सके। और ये जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है कि इसका उपयोग कैंसर, अस्थमा, घाव या किडनी या पाचन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, इसका राइजोम का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के दवाओं में किया जाता है। आयुर्वेदिक में ये एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों को रोकथाम के लिए या उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी के कार्य को करने के लिए हम लोग आने जाने में सुविधा हो, ताकि हम लोग रोग से रोग की दूरी को ऐसे बनाएं ताकि उसमें किसान भाई आसानी से देख सकें कि उसकी वृद्धि कैसी हो रही है। अगर उपचार की आवश्यकता है, अगर उसमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता
आवश्यकता है या उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता है, तो हम लोग को मूवमेंट में, वहाँ पर आवागमन में हम लोग को किसी प्रकार के दिक्कत ना हो, और समय समय पर हम लोग उसका जो खेती के तरीके हैं, जैसे निकाई गुराई हो या उसकी देखभाल हो, समय पर कीटनाशकों की अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग रासायनिक कीट के अलावा हम लोग नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्याधियों से निपटारे कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फसल को खरपतवार रहित करने के लिए खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई 20 से 25 दिनों के अंतराल पर करें, जिससे खेत में खरपतवारों का प्रकोप कम से कम हो और फसल की बढ़वार अच्छी हो सके। जहाँ तक मैंने पहले भी हर लोगों को, खासकर किसान भाइयों को जैसे बताया है कि बहुत ही कम पौधे ऐसे हैं जो जल जमाव में उनका उत्पादन अच्छा होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है धान। लेकिन ज़्यादातर पौधों की पानी की आवश्यकताएं तो होती है, लेकिन उनके पास जड़ के पास जल जमाव की आवश्यकता नहीं है। जल जमाव से विभिन्न प्रकार के बीमारी लग जाते हैं और जिनके कारण उनके जड़ सड़ जाते हैं और उत्पादन में काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम भूमि का चुनाव करते समय ये सुनिश्चित कर लें कि जल जमाव की समस्या वहाँ पर ना हो। अगर जल जमाव की समस्या उस खेत में है तो उचित निकासी की व्यवस्था कर उस जल जमाव की समस्या से निदान पाया जा सकता है। सिंचाई की जहाँ तक बात है तो इसे हमें सालों भर किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम पहली बार खेती में इसका लगान कर रहे हैं तो अगर हम लोग बरसात के दिनों में या बरसात के बाद जाड़े के समय में इसका अगर हम लोग लगाते हैं तो लगाने के तुरंत बाद हमको प्रथम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पत्ती का झुलसा रोग यह एक पैथोजेनिक बीमारी है जो पत्तों को भूरा और क्लोरोसिस कर देती है और सारे पौधे नष्ट होने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और जहाँ तक लागत की बात है तो प्रति हेक्टेयर इसमें 70 से 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर लागत आती है और इसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख का आपका मूल्य तैयार होता है। इसे मूल्य 2.5 से 3 लाख के मूल्य में हम लोग बाजार में बिक्री कर सकते हैं, जिससे कि हमको लगभग 2 लाख का मुनाफा हो सकता है। और ये जो पौधा है, चूंकि इसके राइजोम का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए उत्पादन के समय है इसके पूरे पौधे को हम लोग को निकालना पड़ता है ताकि इसका हम लोग राइजोम निकाल सके और उसे सुखाकर बाजार में हम लोग बिक्री कर सके। इसकी कटाई बिजाई के 170 से 180 दिनों के बाद शुरू की जाती है। जब इसके फल हल्के हरे रंग के गहरे रंग के हो जाते हैं तब इनकी तुड़ाई की जाती है। गांठों की कटाई 5 से 6 साल के बाद की जाती है। बीजों की प्राप्ति के लिए पके हुए फूल लिए जाते हैं और नए उत्पाद तैयार करने के लिए मिट्टी के नीचे गांठों को निकाल लेते हैं। अगर इस चीज को हम ध्यान में रख के खेती करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, तो किसानों को उचित समय पर बिना किसी नुकसान के उचित उत्पादन और अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा मूल्य में मिल जाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है गांव मानेर, जिला पटना के रोहित मिश्रा ने। आपने लीची के बागों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये बहुत अच्छे प्रश्न है कि अगर हम लीची का जो कटाई हो, जो बगीचा है, जो अगर हम उसमें हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, उसके बाद अगर हम लीची का प्रबंधन, लीची के बगीचों का प्रबंधन ना करें तो उससे हमारे किसान को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से अपने बगीचे को प्रबंधन जरूर करें। जो हमारा कटाई होता है लीची का, तो उसके बाद जो अवशेष है लीची से जो कटाई, लीची के पेड़ से जो टहनियाँ वगैरह निकलते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसको हम लोग बगीचे से साफ़ कर लेते हैं और हमारा जो अनवांछित जो टहनियाँ हैं, जो तना है, उसको हम लोग काट के निकाल देते हैं ताकि हमारा जो पेड़ है अच्छे से वृद्धि, अच्छे से डेवलप कर सके। लीची के फलदार वृक्ष में फल तुड़ाई के बाद शाखाओं की छटाई करना काफी महत्वपूर्ण होता है। वैसे फल तुड़ाई के दौरान ही पेड़ों की काफी शाखाओं की कटाई हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बची हुई रोग और कीट ग्रसित शाखाओं की कटाई करें।
कटाई हमेशा तेज धार वाले औजार से इस तरह करें कि शाखा फट नहीं पाए। कटाई के बाद काटी गई शाखा पर बोडो पेस्ट या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का लेप अवश्य लगाएं ताकि हानिकारक फफूंदी संक्रमण ना हो। और उसमें जो हर पेड़, हर वृक्ष के चारों तरफ एक जो गड्ढे बनाकर उसमें प्रति वर्ष जो खाद, जो जितने भी रासायनिक खाद का हम लोग हर वृक्ष के अकॉर्डिंग, प्रति वृक्ष के अकॉर्डिंग जो हम लोग देते हैं, जैसे कि अगर हमारा वृक्ष बहुत लंबे समय का है तो 1200 ग्राम फास्फोरस, और अगर नया वृक्ष है तो उसमें 300 ग्राम फास्फोरस का यूज करते हैं, और उसमें पोटास 900 ग्राम का यूज करते हैं। तो उस जितने भी रासायनिक खाद हैं उसके 75% हम लोग उसी समय जब हम लोग तुड़ाई करते हैं तो उसी के टाइम, प्रबंधन करने के टाइम ही उसमें 75% खाद का यूज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बगीचा, जो हमारा वृक्ष हो, अच्छे से वृद्धि कर सके और अच्छा फल अगले साल दे सके। और साथ ही साथ अगर हम लोग प्रति वर्ष प्रति वृक्ष 60 से 80 किलोग्राम अगर कंपोस्ट का इस्तेमाल करें रासायनिक खाद के साथ, तो हमारा और भी अच्छा वृद्धि हो सकता है और हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ हो सके। वृक्षों में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और पेड़ की आयु के अनुसार करना पड़ता है। अगर पेड़ की आयु 1 से 3 साल की है तो 10 से 20 किलो सड़ी गोबर के खाद के साथ यूरिया 150 से 500 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 200 से 600 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 से 150 ग्राम प्रति वृक्ष को दें। इसी तरह 4 से 6 साल के वृक्ष के लिए सड़ी गोबर की खाद की मात्रा बढ़ाकर 25 से 40 किलोग्राम, यूरिया 500 से 1000 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 750 से 1250 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 से 300 ग्राम प्रति वृक्षों को दें और अच्छी तरह से मिला दें। खाद देने के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जिन बगीचों में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे उनमें 150 से 200 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति वृक्ष की दर से सितंबर माह में देना लाभकारी पाया गया है। और इसके साथ साथ और भी ध्यान देना है कि अगर जब हमारा वृक्ष डेवलप ग्रोथ हो रहा है और कहीं भी कीटनाशक का कोई ये रोग का कुछ का लग रहा है, पता लग रहा है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करें ताकि ये रोग हमारा पहले ही प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।